हाँ, तो देखिए आज हमारी देखिए क्लास है 7 और हमारा विषय है हमारा इतिहास और नागरिक जीवन, जिसमें आज अध्याय हमारा 3 जिसका नाम है सल्तनत का विस्तार। अर्थात हम कह सकते हैं क्या एक खिलजी वंश, भाग में खिलजी वंश के। ठीक है, तो आज हम कक्षा 7 की जो हमारी बुक्स है हमारा इतिहास और नागरिक जीवन, आज हम इसे थोड़ा समझाएंगे अध्याय 3 को। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो सल्तनत का विस्तार है खिलजी वंश है, जिसे हम पढ़ेंगे, और जो 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक रहा। ठीक है, तो ये हमारी बेसिक सच्चा पढ़ता की स्मार्ट क्लास है। अब देखते हैं अपने अध्याय। देखिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि बलबन की मृत्यु के बाद दिल्ली की सत्ता पर अपना प्रभु स्थापित करने के लिए तुर्क तथा खिलजी सरदारों के मध्य संघर्ष प्रारंभ हो गया। अब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे हमारा वो बलबन, हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था, जो बलबन था, बलबन की मृत्यु के बाद, तो जैसे बलबन की मृत्यु हुई तैसे ही दिल्ली की जो सत्ता थी, उस की सत्ता पर सब अपने अपने आप को दिखाने के लिए, अपना राज्य करने के लिए उन्होंने क्या किया, वो अपने आप को दिखाने के लिए एक दूसरे के साथ में लड़ने लगे। तो तुर्क लोग थे, तो तुर्क लोग और खिलजी, ठीक, इनके जो सरदार थे, उन सरदारों के बीच में अब क्या, यहाँ पर झगड़ा स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब क्या स्टार्ट हो गया, लड़ाई, युद्ध। ठीक, युद्ध, इनके बीच में संघर्ष स्टार्ट हो गया। ठीक, मैं करूंगा, अब एक तरह की तुमके बीच में क्या हुआ, वो अपने अपने कर ले लिया। वो कह रहा है, तुर्क वाला कह रहा है नहीं मैं रहूंगा, और खिलजी वाले कहने लगे कि मैं रहूंगा। तो अब इन दोनों के बीच में जो है कि अब यहाँ पर लड़ाई, एक तरह का संघर्ष वहां पर स्टार्ट हो गया। इस संघर्ष में खिलजी सरदार जलालुद्दीन फिरोज सुल्तान बनने में सफल रहा। अब इसमें हम कह सकते हैं कि जो खिलजी था, ठीक, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ठीक है, ये जो था सुल्तान, तो ये तुर्क लोगों को हराने में, तुर्क जो लोग थे उनको हराने में ये सफल रहा। ठीक, तो इन्होंने तुर्क लोगों को हराया, हरा करके ये अब ये सत्ता पर बैठ गए खिलजी जलालुद्दीन। अब जलालुद्दीन का क्या बना गया, अपना प्रभु स्थापित। अब जलालुद्दीन अपनी कुर्सी पर बैठ गए। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के पूर्वज अफगानिस्तान के अब जलालुद्दीन की बात करते हैं तो जलालुद्दीन था कौन, जलालुद्दीन जो था उसके जो पूर्वज थे, एंसेस्टर थे, यानी कि हम कह सकते हैं उसके पूर्वज का मतलब उसके पिताजी, पिताजी के पिताजी, पिताजी के पिताजी, यानी कि उसकी जो पीढ़ी थी ये कहाँ की थी, ये अफगानिस्तान के एक खल्ज जगह थी, खल्ज नामक स्थान से भारत आए थे। तो अफगानिस्तान की एक जगह थी, इसका नाम था खल्ज। खल्ज नामक स्थान से जब ये भारत आ गए तो उसी के नाम पर इन्हें हम खल्ज कहलाए। ठीक है, तो अफगानों की भाषा में गर्म जो प्रदेश होते हैं उनको हम खल्ज कहते हैं। तो अफगानी जो भाषा होती है, तो वहाँ पर जो गर्म प्रदेश होते हैं, जहाँ पर एक जगह होती है जो ऐसे प्रदेश है यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो उस जगह पर हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये कहा गया हमारी पुस्तक में कि जो गर्म प्रदेश होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, खल्ज। ठीक है, अतः ये खिलजी या खलजी कहलाए, तो इसलिए उस जगह से आ रहा है, तो लोग उनसे खिलजी कहते थे, उनसे या खलजी कहते थे। ठीक, तो इसलिए इन्हें खिलजी या खलजी हमने कहा। ठीक है, भारत में कहलाए थे ये। अब हम बात करते हैं, देखिए, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो था, ठीक, अब ये 1290 ईस्वी में गद्दी पर बैठ गया। ठीक, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने दिल्ली में खिलजी वंश की स्थापना की। अब ये गद्दी पर बैठ गया, तो अब ये खिलजी वंश की इसने क्या की, स्थापना। अब इसने खिलजी वंश को प्रारंभ कर दिया। ठीक है, वह एक उदार एवं सहिष्णु शासक था। उसने दंड के नियमों को मानवीय बनाने पर ध्यान दिया। अब इसने जो दंडित होते थे पहले बहुत ज्यादा कर्रे दंड हुए करते थे, कठिन दंड थी, मानो किसी को सजा देनी है तो पहले बहुत कर्रे, मतलब इस प्रकार की हुआ करते, बहुत कठिन थी, लोगों को झेलना थोड़ा उन्हें करना पड़ता था। तो इसने क्या किया,
उस वाले जो विभिन्न प्रकार के जो रूल्स थे, कार्रवाई करने के जो दंड थे, वो उनको क्या किया इन्होंने, बहुत धीमे एक मानवता के आधार पर उन्होंने क्या थोड़े सही से किए, तथा विद्रोही तुर्क सरदारों को संतुष्ट करने की नीति अपनाई। ठीक, उसके अलावा जो विद्रोह कर रहे थे वहां के तुर्क सरदारों से, उनको भी संतुष्ट करने की उन्होंने नीति बनाई। ठीक है। सुल्तान का भतीजा अलाउद्दीन, अब इसका जो एक भतीजा था उसका नाम था अलाउद्दीन। ठीक है, अलाउद्दीन जो कड़ा, कड़ा का मतलब होता है कौशाम्बी, कड़ा का मतलब पहले कड़ा कहते थे, उसे कहते कौशाम्बी, और उत्तर प्रदेश का ही एक जिला है कौशाम्बी। ठीक है, तो कौशाम्बी एवं अवध का इक्तादार तथा रक्षा मंत्री था। तो इस जलालुद्दीन का एक भतीजा था जिसका नाम था अलाउद्दीन। तो अलाउद्दीन जो था हमारे उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जो जिला है, उस कौशाम्बी जिला का वो क्या था, इक्तादार, या हम उससे कह सकते थे रक्षा मंत्री, वहां का रक्षा मंत्री था। देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए वह स्वयं निकला। ठीक है, वहां उसे विजय के साथ साथ अपार धन भी मिला। सुल्तान सुल्तान अपने भतीजे अलाउद्दीन के इस अभियान की सफलता के कारण उससे मिलने कड़ा की ओर गया। कड़ा का मतलब होता अवध की ओर चल पड़ा। ठीक है, पर कड़ा में सुल्तान की पर कड़ा ठीक है, पर कड़ा में सुल्तान की हत्या उसके भतीजे अलाउद्दीन द्वारा कर दी गई। जलालुद्दीन की मृत्यु के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने शासन प्राप्त कर लिया। अब उसने क्या किया कि इसकी हत्या कर दी, वहां पर कड़ा में ही इसकी हत्या कर दी। ठीक, हत्या करने के बाद अब क्या किया, वो इस पे क्या बैठ गया, गद्दी पर बैठ गया। अब ठीक, तो अब अलाउद्दीन बैठ गया गद्दी गद्दी पर, ये था उसका भतीजा। तो 1296 की अगर हम बात करते हैं तो 6 वर्ष वो शासन काल में रहा, उसके बाद उसने मार दिया। तो 1296 में अब ये अलाउद्दीन बैठ गया। ठीक, अलाउद्दीन खिलजी उसका भतीजा था, जलालुद्दीन का भतीजा था। अलाउद्दीन खिलजी 1296 ईस्वी में दिल्ली के तख्त पर बैठा। अब ये बैठ गया दिल्ली के तख्त पर, उसे मार कर। वह महान विजेता, कुशल शासक और चतुर राजनीतिक था। ये बहुत चतुर था। ठीक है, उसके सुल्तान बनते समय दिल्ली सल्तनत में अव्यवस्था का बोलबाला था। उलेमाओं का दखल शासन में बहुत बढ़ गया था। अमीर तथा सरदार विद्रोह कर रहे थे। तो उस समय अमीर और सरदार वो थी, वो चरम इसके इनका बहुत ज्यादा विरोध कर रहे थे। इनके अपोजिट में भी थे, क्योंकि कोई राजा बनता है तो उसके अपोजिट में बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं, घर के ये वो है, बेकार है, जैसे आज के समय पर नेता, और ये गद्दी पर बैठा, इसे हटाओ, ये बेकार है, ये काम नहीं सही कर रहा है। तो तमाम अब बात चलते रहते हैं। मंगोल आक्रमणकारी लगातार हमले कर रहे थे। उस समय कुछ मंगोल थे, वो भी लगातार हमले कर रहे थे। ठीक, इन परिस्थितियों का सामना उसने बड़े धैर्य तथा सुनियोजित योजना बनाकर किया। सबसे पहले उसने जलालुद्दीन खिलजी की उदार एवं सहिष्णु नीति का त्याग कर कठोर नियमों को लागू किया। अब जलालुद्दीन ने तो नियम थोड़े अच्छे बनाए थे, अब इसने क्या किया, उन नियमों को फिर हटा दिया। अब अपने वाले फिर कठोर फिर नियम उन्होंने लगा कर दिया, कठोर करने से करे, बहुत कर रहे, कठोर, इतने कठोर कि लोग डर की वजह से कुछ काम भी नहीं करते थे। तो यहाँ पर उसने बहुत ज्यादा कठोर नियमों को लागू कर दिया फिर दोबारा। ठीक है, इन कठोर नियमों तथा सुनियोजित योजना के बल पर वह विशाल साम्राज्य स्थापित करने में अब यह सफल रहा। नियमों को चेंज कर दिया। ठीक, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं प्रशासन, प्रशासन में राज्य और धर्म का अलगाव। ठीक है, अलाउद्दीन को शासन के मामले में धर्म गुरुओं, ठीक है, उलेमा, उलेमा का मतलब धर्म गुरु, धर्म गुरुओं का दखल पसंद नहीं था। यहाँ पर बहुत सारे जो वाले धर्म गुरु, धर्म गुरु का मतलब होता है वो आते हैं, कहते हैं कि नहीं आप ऐसे कीजिए ऐसे कीजिए, लेकिन उसे किसी प्रकार का दखल जो था पसंद नहीं था। उसने कहा मुझे नहीं पसंद, मैं अपना ही शासन चलाऊंगा। ठीक, इसलिए वह शासन संबंधी नियम बनाने और उन्हें लागू करने में उनकी बातों को नहीं मानता था। किसी की भी धर्म गुरु जो थे तो उन्होंने उस समय पे जो उनके धर्मगुरु थे, धर्मगुरु जो थे वो उन्हें मतलब दिया करते थे कि भाई नहीं आप थोड़ा इसमें बदलाव कर दीजिए, थोड़ी ये कर दीजिए, इतने कठोर नियम थोड़े सही नहीं है जनता के लिए। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं इन चीज़ों को मानता, मुझे दखल भी नहीं चाहिए,
जो लागू कर दिया वो लागू कर दिया। सैनिक सुधार की बात करते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी की विजयों का श्रेय उसकी सुसंगठित सेना को था। उसने सेना को भी अपने हिसाब से तैयार कर रखा था, एक ट्रेंड थी सेना। ठीक, अलाउद्दीन के पास एक विशाल स्थायी विस्तार स्थायी सेना, ठीक, सेना का संगठन था, जिसमें हम बात करते हैं 4,75,000 सैनिक थे। तो यहाँ पर उसके पास हम कह सकते हैं कि सैनिकों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। ठीक, सैनिकों की नियुक्ति उनकी घुड़सवारी, अगर वो अच्छी तरह घोड़ चलाते हैं, शस्त्र चलाना, देखो घुड़सवारी है, ठीक, शस्त्र चलाना, ठीक है, शस्त्र चलाने की योग्यताओं के आधार पर की जाती थी। सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रणाली अपनाई। उन्होंने कहा कि सैनिक अच्छे हैं, घुड़सवारी मतलब घोड़ा अच्छी तरह जानते चलाना, उसके अलावा उन्होंने शस्त्र चलाना, किसी भालू है, तलवार मतलब भाला, तलवार, ठीक, तीर कमान, ठीक, और भी जो मतलब शस्त्र अच्छी तरह से, जो एक्सपर्ट है बहुत अच्छी तरह से चला सकता है और घोड़े की सवारी अच्छी कर सकता है, उसका शरीर फुर्तीला है, ठीक, बहुत तेज भाग सकता है, फुर्तीला है, घोड़े पर चढ़ सकता है, और भी बहुत सारी। तो उसने कि इसकी योग्यता अच्छी है तो उसे आप सैनिक बना दो। और सैनिक बनाने के बाद उनकी सबसे पहली थी कि उन्होंने नगद वेतन देना स्टार्ट कर दिया। अब उन्हें कोई मासिक या महीने के हिसाब से इन्हें वेतन देना स्टार्ट कर दिया और घोड़ों पर दाग लगाने की व्यवस्था भी उन्होंने प्रारंभ कर दी। अपने राज्य विस्तार को बढ़ाना। उसने अपने राज्य विस्तार को कैसे बढ़ाया? अलाउद्दीन ने गुजरात, रणथंबोर, चित्तौड़, उज्जैन, मांडू, धार तथा चंदेरी के राजपूत राजाओं को हराकर अपने राज्य का विस्तार किया। उन्होंने यहाँ के गुजरात के लोगों को हरा दिया, वो जीत लिया, रणथंबोर के लोगों को हरा दिया, वो जीत लिया, चित्तौड़ के जो राजा थे उन्हीं को हरा दिया। उन्होंने उज्जैन, मांडू, बहुत सारी जगह के राजाओं को हरा करके सब जगह पर क्या किया, उसने अपना राज्य स्थापित कर लिया। अर्थात अपना क्या किया, उन्होंने एरिया बढ़ा लिया। ठीक, एरिया उन्होंने क्या किया, बढ़ा लिया, एरिया बढ़ा लिया उन्होंने अपना, हर चीज को लूटने लगे, मारने लगे लोगों को, तो वो सारे कब्जा करने लगे हर जगह पर। अमीरों तथा सरदारों पर नियंत्रण कैसे रखा? अलाउद्दीन का मानना था कि दावतों तथा उत्सवों में मिलने से अमीरों तथा सरदारों में निकटता तथा आत्मीयता बढ़ती है, ठीक, जिससे सुल्तान के प्रति षड्यंत्र एवं विद्रोह करने का अवसर मिलता है। उसने कहा कि अगर किसी प्रकार से अमीर लोग हैं उन्हें दावतों पर बुलाओ और बड़े बड़े उत्सव करवाओ, ठीक, बड़े बड़े उत्सव का मतलब अच्छा मनोरंजन के उत्सव करवाइए, मेले के उत्सव करवाइए, तो वहाँ पर वो लोग आएंगे तो वो एक दूसरे के साथ में मिलेंगे। जब एक दूसरे के साथ में मिलते हैं तो उनसे रूबरू होते हैं, भाई उन्हें अपनी पहचान बताते हैं, अपनी पहचान उन्हें बताते हैं, उनकी कमजोरी जानते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से एक दूसरे के साथ मिल करके क्या होता है, वो षड्यंत्र और विद्रोह करने का अवसर भी उन्हें आसानी से मिल जाता है। अतः विद्रोहों को रोकने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दरबार के अमीरों तथा सरदारों पर कठोर प्रतिबंध लगाए, ठीक है। तो उन्होंने किया, विद्रोह हुआ था तो विद्रोहों को रोकने के लिए अलाउद्दीन खिलजी जो था उसने दरबार के जो अमीर थे तथा सरदारों पर कठोर उसने प्रतिबंध भी उस समय लगा दिए थे। उनके इलाकों पर राज्य द्वारा अधिकार कर लिया गया था। तो इसके अलावा हम कह सकते हैं उनके जो इलाके होते थे, जो और भी षड्यंत्र करने वाले लोग होते थे, उन षड्यंत्र करने वाले लोगों पर भी क्या किया, उन्होंने अधिकार कर लिया उनके दरबार पर, ठीक। अमीरों की दावतों, मदिरापान एवं गोष्ठियों पर भी नियंत्रण लागू किया गया। उसके अलावा जो अमीर लोग हुआ करते तो अमीर लोगों के पास में जो शराब पीते थे, उसके अलावा और भी बहुत सारी गोष्ठियां क्या करते, सब पर उसने कंट्रोल कर दिया कि अब ज्यादा मत कीजिए। सुल्तान की पूर्व आज्ञा के बिना अमीर सामाजिक समारोहों का आयोजन नहीं कर सकता था। अब ये काम हो गया कि अब सुल्तान की परमिशन नहीं पड़ेगी। पहले अलाउद्दीन को ये दिमाग में लगता था कि मेरे पीछे ये लोग छोटी छोटी गोष्ठियां कर लेते हैं, उससे विद्रोह करते हैं आपस में, और फिर और भी बहुत सारी चीज एक दूसरे पे तो मारते हैं, ये करते हैं। तो उन्होंने उस चीज को बंद कर दिया। अलाउद्दीन का नहीं, ये कोई काम नहीं होगा कि इसमें और भी लोग, छोटे छोटे लोग, सारे लोग मारे जा रहे हैं, ठीक है। गुप्तचर सदैव उन पर नजर भी रखते थे और उसने गुप्तचर भी फिर बना दिए
तो वो जो दरबार के या उसके जो अमीर लोग हुआ करते थे उन पर नज़र भी रखते थे, ठीक है। इन्हीं प्रतिबंधों से सरदार और अमीर भयभीत रहते थे, ठीक है। सुल्तान के विरुद्ध किसी को सिर उठाने का साहस नहीं था। इस प्रकार उसका अमीरों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया। तो एक बात है, सुल्तान ने कोई फरमान जारी कर दिया या सुल्तान ने कोई रूल बना दिया कि भाई ये करना है, तो भाई सबको मानना पड़ता था। भाई मारो, मानोगे नहीं, अगर सुल्तान के नियम को मानोगे नहीं या सुल्तान ने जो फरमान दे दिया उसे नहीं मानोगे तो तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी, तुम्हारे लिए कठोर प्रतिबंध उसने लगा लिए, दंड वाले नियम। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो सरदार ने कह दिया, सरदार की सारी बातों को सारे लोग मानते थे बड़े ध्यान से। मंगोल आक्रमणकारों का प्रतिरोध। अब मंगोल आक्रमणकारों का प्रतिरोध का, जो मंगोल लोग आया करते थे और जो आक्रमण करते थे, तो इन्हें रोकना था उन्हें, ठीक। भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर मंगोलों के आक्रमण होते रहते थे। उत्तर पश्चिमी की जो सीमा थी भारत की, तो भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर मंगोलों के अक्सर आक्रमण होते रहते थे, ठीक है। मंगोलों के आक्रमणों से सुरक्षा के लिए अलाउद्दीन ने बलवन की भांति पुराने किलों की मरम्मत करवाई। उसने भी बलवन की भाली नीति अपनाई। बलवन ने क्या किया था उस समय पर, मंगोल आक्रमण करते थे तो पुराने किले तोड़वा दिए, या पुराने किले ज़्यादा हैं तो उनकी मरम्मत करवा दी, नए किले बनवाए, ऊंचे बनवाए, सैनिक अच्छे अच्छे नियुक्त कर दिए उसने। तो उसने भी बिल्कुल उसी प्रकार से किया, नए किलों का निर्माण उसने भी कराया बिल्कुल बलवन की भांति। इन किलों में उसने योग्य और कुशल सेना रखी। यह सेना मंगोलों के आक्रमण को रोकती थी। अब ये सेना एक्सपर्ट रखती थी तो सेना क्या करती थी, मंगोलों के आक्रमण को रोकती थी। कृषि नीति। कृषि नीति जब अपनाकर हम देखते हैं तो कृषि नीति में कह सकते हैं अलाउद्दीन पहले मध्यकालीन शासक था जिसने लगान का सही अनुमान लगाने के लिए भूमि को बिस्वा से नापने की प्रथा थी। अब यहाँ से भूमि को नापने के लिए उसने एक बिस्वा, ठीक, एक बिस्वा एक पैमाने टाइप का होता है, ठीक, तो उससे उसने भूमि को नापने की प्रथा स्टार्ट कर दी। नहीं, अब भूमि को ऐसे नापेगी, ठीक है। खराज की बात करते हैं, अर्थात लगान पैसों में नहीं, अब यहाँ पर बल्क अनाज के रूप में वसूल किया जाने लगा। भाई उस समय पर अनाज कम हुआ करता था, कुछ लोग जो थे अनाज करते थे, तो उसने ये कहा जो लोग अनाज कर रहे हैं तो उन पैसा के अनाज का ही लगान लगा लीजिए। कितना अनाज कर रहे हैं, जितना अनाज करेंगे, लगान का मतलब होता है टैक्स। जितना अनाज हो रहा उस अनाज का टैक्स आपको पैसे नहीं देना, वो अनाज ही देना है। तो अनाज जितना कर रहे हैं उस अनाज के बदले पर टैक्स लगेगा, तो वो अनाज ही देना पड़ेगा उसे, जो पैदावार है, जिससे खाने पीने की व्यवस्था बनी रहेगी, ठीक है, ताकि नगरों को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न मिल सके। बाजार नियंत्रण। अलाउद्दीन को मंगोल आक्रमणकारों से राज्य की सुरक्षा तथा सल्तनत विस्तार के लिए एक बड़ी सेना रखना जरूरी था। तो यहाँ देखिए हम ये कह सकते हैं कि अगर देखिए बाजार की बात हुई, बाजार का एक दृश्य है। अलाउद्दीन को मंगोल आक्रमणकारों से राज्य की सुरक्षा तथा सल्तनत विस्तार के लिए एक बड़ी सेना रखना जरूरी था, ठीक। उसने को, ठीक, इन सैनिकों को उनकी जरूरत के अनुसार वेतन देने में खजाना खाली हो जाता था। अतः उसने कम वेतन में सैनिकों का खर्च चलाने के लिए बाजार नियंत्रण लागू किया, ठीक। तो बाजार नियंत्रण का मतलब ये होता है कि उसने दैनिक आवश्यकताओं की जो वस्तुओं की मूल्य थी वो निश्चित कर दिए, ठीक। तो यहाँ पर हर चीज़ की उसने वस्तु के मूल्य निर्धारित कर दिए, किसी के कम किसी के ज़्यादा, लेकिन बिल्कुल एक फिक्स कर दिए, ठीक है, जिससे निश्चित वेतन पाने वाले सैनिक भी अपना निर्वाह कर सकते थे। तो निश्चित करने के बाद थोड़े उसने कम रेट कर दिए, जिससे कुछ लोगों को कम वेतन मिलता है, कम पैसे मिलते हैं, तो वो कम पैसे में भी अपना गुजारा चला सकते थे, ठीक। ज़्यादा पैसे मिले उसका गुजारा नहीं चला तो उसकी और सारी चीज़ बाजार में लूट खसुट हुआ करती थी, बहुत ऊंचे दाम पे चीज़ों को दिया करती थी। तो उसने वस्तुओं के बहुत सारी ऐसी चीज़ थी, जैसे खाने पीने की वस्तुएं हैं या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे कपड़े वगैरह हैं, तो उनके निश्चित उसने रेट कर दिए थे, वही कम पैसे रखो, ठीक है, आम आदमी के लिए। बाजार व्यवस्था की सफलता के लिए कुशल एवं ईमानदार कर्मचारी नियुक्त किए। तो बाजार की व्यवस्था को सही चलाने के लिए उसने कुशल और ईमानदार व्यक्ति को नियुक्त किया। भाई ऐसा हो बेईमान हो,
पैसे लेके करने लगे, रिश्वत लेके करने लगे, वही बात है ना। जिनका प्रमुख शहना यानी कि अधीक्षक कहलाता था, जिसका कोई प्रमुख इंसान हुआ करता था बाजार की नियंत्रण करने के लिए, कुशल कारीगर जो ईमानदार थे तो उसमें भी कोई प्रमुख हुआ करता था, उसे हम कहते थे अधीक्षक, जो व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था। यानी कि जो जो वहां पर बेच रहे अपना काम कर रहे व्यापारी, उन पर नियंत्रण रखता था एक मैन आदमी। दुकानदारों को बाजार की नियमों का पालन करना पड़ता था। दुकानदार जो थे उन्हें को बाजार के जो नियम बने हुए थे, बाजार के नियमों का पालन सबको करना पड़ता था। यदि कोई दुकानदार वस्तुओं की कीमत अधिक लेता या माप या तौल में कम देता तो उसे कठोर दंड दिया जाता था। ठीक। बाजार के भावों और सामानों पर निगरानी रखने के लिए गुप्तचर व्यवस्था को दुरुस्त किया। ठीक। तो बाजारों के भावों और सामानों पर निगरानी रखने के लिए गुप्तचर व्यवस्था जो थी, उस गुप्तचर व्यवस्था को उसने दुरुस्त किया, सही किया एकदम बिल्कुल से। ठीक है। सुल्तान को प्रतिदिन बाजार की पूर्ण सूचना प्राप्त होती थी। इससे बताएं सुल्तान जो थे क्या, सुल्तान का काम ये था कि वो सारी की सारी चीज सूचना रोजाना लिया करता था। भाई आज बाजार का क्या रेट रहा, आज गेहूं का क्या रेट रहा, अनाज का क्या रेट रहा, इस चीज का क्या रेट रहा, तो सारी चीज खूब लिया करता। उसके अलावा सुल्तान भेष बदल करके भी अपने लोगों के साथ में भेष बदल के भी स्वयं बाजार में जाया करता था कि देख रहा है कहीं ऐसा हो कि कोई पैसे ज़्यादा ले रहा है, किसी को ठग रहा है, बाजार की व्यवस्था कैसे चलिए, तो वो अपनी अभी कभी अपना भेष बदल के भी जाया करते थे। ठीक है। देखिए ये लगा, कभी कभी सुल्तान स्वयं भी वस्तुओं और उनके मूल्यों की जांच करता था। तो मूल्यों की जांच कैसे करता था, वो भेष बदलता जाया करता था, अपना भेष चेंज कर लिया करता। ठीक। दाढ़ी वाड़ी लगा करके और ठीक है इस प्रकार से। तो ऐसे करके इस व्यवस्था का परिणाम यह हुआ कि दुकानदार वस्तुओं का अधिक मूल्य लेने का साहस नहीं कर पाते थे। जब बेस बदल करके वो जा रहा है, सारी चीज की जांच पड़ताल करें, रोजाना उन्हें यह सोचना चाहिए कि कहीं वस्तुओं का मूल्य ज्यादा तो नहीं, कहीं लोगों को वो गुमराह करके कहीं लोगों को परेशान तो नहीं कर रहे, उनसे ज्यादा पैसे तो नहीं ले रहे, ज्यादा धन तो नहीं ले रहे। तो इस प्रकार की सारी चीजों को उसने कंट्रोल कर रखा था, लोग लगा रखे थे। और उसने कभी कभी जब लोगों को उसे ये लगता था कि शायद हो सकता है जो मैंने लगाए हुए लोग हैं मुझे सही सूचना नहीं दे रही, तो वो क्या करता था, वो अपना भेष बदल के भी जाया करता था। ठीक। कुशल बाजार नियंत्रण के लिए सरकारी गोदाम भी स्थापित की गई। इसके लिए उन्होंने सरकारी गोदाम भी बनाए। अकाल पड़ने के समय गोदाम से खाद्यान्न की आपूर्ति की जाती। कभी कभी अकाल पड़ गया, कोई चीज़ नहीं है और लोग भूख से मर रहे हैं, तो खाद्यान्न सरकारी विभाग से वहां पर मिल जाया करता था, यानी कि राजा की तरफ से मिल जाया करता था। वह पहला शासक था जिसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत की। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत सबसे पहले इसी शासक ने की थी। हम बात करते हैं साहित्य और कला की। उस समय पर साहित्य और कला का भी विकास हुआ। तो उनके दरबार में देखिए प्रसिद्ध विद्वान और अमीर खुसरो व बर्नी उसके दरबार में रहते थे। ठीक। अमीर खुसरो का लोकप्रिय नाम तूती ए हिंद था। अमीर खुसरो प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो अपनी पहेलियों, दोहों, मुकरियों और कव्वालियों के लिए प्रसिद्ध थे। तो ये मनोरंजन वाली बातें हैं। तो उस समय पर ऐसी बात नहीं, उस समय पर मनोरंजन भी दरबार में हुआ करता था, दरबार में मनोरंजन भी हुआ करता था। उसके अलावा हम बात करते हैं अलाउद्दीन। तो अलाउद्दीन ने दिल्ली में एक विशाल टैंक का निर्माण कराया, जिसे आज हम हौज खास कहते हैं। एक विशाल टैंक का निर्माण कराया, जी दिख रहे हैं ये दिल्ली में, जिसे आज हौज खास के नाम से जाना जाता है। आप दिल्ली में जाओगे तो उस हौज खास कहोगे, तो ये क्या था, एक विशाल टैंक उस समय पर उसने बनवाया था। उसके अलावा हम बात करते हैं अलाउद्दीन की। तो अलाउद्दीन ने दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद के द्वार के रूप में एक अलाई दरवाजा बनवाया। यह है अलाई दरवाजा, कुतुब मीनार के पास में। ठीक। ये अलाई दरवाजा बनवाया था। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि उसके बाद देखते हैं, देखिए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो था 1290 से लेकर 1296 तक इसका राज चला, केवल 6 वर्ष चला। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी लगभग 20 वर्ष तक रहा, यानी कि 1296 से 1320 वर्ष तक।
उसके बाद देखो मुबारक शाह अंतिम शासक था, ये केवल 4 वर्ष ही इसने शासक किया था। अब हम कुछ प्रश्नों को देखते हैं जो कि हमारी पाठ्य पुस्तक के अंदर दिए गए हैं। देखिए हमारा पहला प्रश्न है, जलालुद्दीन खिलजी के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना? तो देखिए जलालुद्दीन खिलजी के बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बना। ठीक, अलाउद्दीन खिलजी कौन था? अलाउद्दीन खिलजी में जलालुद्दीन जो था उसका भतीजा था। ठीक, अगर अलाउद्दीन ने भारत के किन किन राज्यों को जीता? अलाउद्दीन, ठीक, अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तरी भारत के साथ साथ दक्षिण को भी जीता। उसने दक्षिणी भारत के देखिए देवगी, तेलंगाना और होयसल राज्यों पर भी विजय प्राप्त की। ठीक, उत्तरी भारत के साथ साथ उन्होंने दक्षिणी भारत को भी बहुत सारी चीजों को जीता। सेना को शक्तिशाली बनाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या उपाय किए? अलाउद्दीन खिलजी की विजयों का श्रेय उसकी सुसंगठित सेना को था। अलाउद्दीन के पास एक विशाल स्थायी सेना का संगठन था जिसमें 4,75,000 सैनिक थे। सैनिकों की नियुक्ति उनकी घुड़सवारी, शस्त्र चलाने की योग्यताओं के आधार पर की जाती थी। सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रणाली अपनाई गई, ठीक है, और घोड़ों पर दाग लगाने की व्यवस्था प्रारंभ की। उसने पुराने किलों की मरम्मत करवाई तथा नए किलों का निर्माण भी कराया। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने वस्तुओं के मूल्य क्यों निश्चित कर दिए? तो उसने दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं के मूल्य निश्चित कर दिए जिससे निश्चित वेतन पाने वाले सैनिक भी अपना निर्वाह कर सके थे। ठीक, अगला देखिए हमारा प्रश्न है हमारी पाठ्यपुस्तक का, अमीरों तथा सरदारों को अलाउद्दीन खिलजी ने कैसे नियंत्रित किया? ठीक, तो अमीरों तथा सरदारों को कैसे नियंत्रित किया? ठीक है, तो अलाउद्दीन का मानना था कि दावतों तथा उत्सवों में मिलने से अमीरों तथा सरदारों में निकटता तथा आत्मीयता बढ़ती है। ठीक है, जिससे सुल्तान के प्रति षड्यंत्र एवं विद्रोह करने का अवसर मिलता है। उन्होंने कहा कि अमीर लोग जो हैं वो आते हैं, आकर के यहाँ पर षड्यंत्र करते हैं, मिलते हैं, तो जैसे कोई गद्दी पे बैठा हुआ शासक है तो उसके प्रति वो षड्यंत्र कर सकते हैं, उसे हटा सकते हैं, उसे मार सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कोई नेता होता है मुख्यमंत्री, तो उसके नीचे के बहुत सारे विधायक होते हैं या उसके बहुत सारे नीचे वाले जो कार्यकर्ता होते हैं तो वो षड्यंत्र बनाते रहते हैं, इसे हटाओ, इसे वो करो, जी करो। तो ठीक उसी प्रकार की प्रणाली ये थी। सुल्तान वो था जो मतलब गद्दी पर बैठा है, अब गद्दी पर बैठा है तो उसके नीचे बहुत सारे अमीर लोग हुआ करते थे, वो उत्सव वगैरह किया करते थे। वो चाहते तो उत्सव करेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, उसके भाव जानेंगे, तो अपने से ऊपर बैठा हुआ है उसे कैसे गिराया जाए, उसे कैसे मारा जाए, सारी चीज को करती थी। उसने सारी चीज को बंद कर दिया। अतः विद्रोह को रोकने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दरबार के अमीरों तथा सरदारों पर कठोर प्रतिबंध, उसने उस चीज को बंद कर दिया, मतलब बंद करो, चक्कर मत पड़ो ज्यादा, उसका फरमान था। ठीक, उन्होंने जब लोग साले आपस में मिलेंगे ही नहीं तो किसी को मारने की या सुल्तान को गिराने की साजिश कैसे करेंगे, तो उसने काम बंद कर दिया। उनके इलाकों पर राज्य द्वारा अधिकार कर लिया। अब जो भी अमीर लोग हुआ करते थे छोटे छोटे, उनके इलाकों पर वो कब्जा कर लिया करता था। ठीक है, अमीरों की दावतों, मदिरापान गोष्ठियों पर भी उसने नियंत्रण लागू कर दिया। ठीक है, सुल्तान की पूर्व आज्ञा के बिना अमीर सामाजिक समारोहों का आयोजन नहीं कर सकता था। गुप्तचर सदैव उन पर नजर भी रखते थे। इन्हीं प्रतिबंधों से सरदार और अमीर भयभीत रहते थे। सुल्तान के विरुद्ध किसी को सिर उठाने का साहस नहीं था। इस प्रकार उसका अमीरों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया। तो उसने पूरे फरमान कड़े जारी कर दिए जिसकी वजह से क्या है, उसका सब जगह पे क्या हो गया, उसका बोलबाला हो गया। और सरदार मतलब जो उसमें सुल्तान हुआ करता था तो सुल्तान का सबको आदेश मानना पड़ता था। अगला प्रश्न है, सही कथन के सामने सही का निशान और गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाइए। खिलजी वंश का संस्थापक अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अगर हम बात कर सकते हैं कि खिलजी वंश का संस्थापक जो था अलाउद्दीन खिलजी था, बट हमें यहाँ पर यह सही नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी था। ठीक, तो ये बात थोड़ी क्या है, गलत है, अब गलत मान लीजिए। ठीक है, गलत है। मलिक काफूर अलाउद्दीन का सेनापति था, ये सही है। ठीक,
खराब निश्चित करने के लिए भूमि को गजब से नापा जाता था। खराब निश्चित करने के लिए भूमि को गजब से नापा जाता था, ये बात सही है, ठीक है। उसके अलावा अमीर खुसरो जलालुद्दीन फिरोज के दरबार का प्रमुख विद्वान था। नहीं, वो अमीर खुसरो जो था वो उसका था अलाउद्दीन का, ठीक है। ये अलाउद्दीन का था, ये बात गलत है, ठीक है। ये भी हमारा प्रश्न गलत है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना। यहाँ से खिलजी वंश की स्थापना कर दी 1290 से, ठीक। मलिक काफूर ने दक्षिण के 3 राज्यों देवगिरी, तेलंगाना, होयसल पर विजय प्राप्त की थी, ठीक। अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में कराया था, सही है। अलाउद्दीन खिलजी ने सन 1296 ईस्वी से 1396 ईस्वी तक शासन किया, सही है। 20 वर्ष तक इसने शासन किया। हमारा यहाँ पर अध्याय समाप्त होता है और हमारा जो भी कुछ कंटेंट है, सारा का सारा कंटेंट वो है हमारे इस पुस्तक से लिया गया है, जो कि हमारी बेसिक शिक्षा परिषद की चलती है, ठीक है। जो कि हमारी कहाँ से है, बेसिक शिक्षा परिषद की है, ठीक है। बेसिक शिक्षा परिषद वाली ये भाई बुक्स है। और हमारा यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट होता है। हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।